अभी तो हंस लो, लेकिन आज कंसेप्ट बड़ा तूफानी कराऊंगा। उसका नाम है आर्बिट्रेज प्रोसेस। कितनी भी बार कर ले बच्चा, जैसे अभी मैंने जब एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैंने इस वाले एग्ज़ाम में भी और इससे पहले वाले एग्ज़ाम में भी यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी। मैंने कहा जिस भी बच्चे को जिस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मुझे बता दीजिए। तो 100+ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ आर्बिट्रेज प्रोसेस ही बताया कि सर ये वाला कंसेप्ट बताओ बस, कि दिमाग की दही कर देता है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये वाला प्रोसेस करेंगे आर्बिट्रेज प्रोसेस, और आता किस में है ये? एमएम अप्रोच में। हर बार बच्चे सदियों से इसे पढ़ते आ रहे हैं और बार बार इसमें दिक्कत लेते आ रहे हैं। आपने पढ़ा हुआ है ये? आता है? हाँ या ना? समझ रहे हो? तो इस कंसेप्ट में जेन्युइनली प्रॉब्लम है। क्या ये बात समझ में आई? ऐसा बच्चों को लगता है। अब आप एक क्लास लीजिएगा और मुझे बताइए कि इसके अंदर दिक्कत है या नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में हम कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं हम इस चैप्टर में, कि हमने डेट इक्विटी वाला पॉइंट भी कर लिया है, इंडिफरेंस पॉइंट भी कर लिया है, फाइनेंशियल बीईपी भी कर लिया। इंडिफरेंस पॉइंट का क्या मतलब था? ऐसा ईबीआईटी ईपीएस सेम हो जाए, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल बीईपी हमने क्या देखा कि इतने हमारे पास ईबीआईटी हो जाए जहां पर जो भी एक्सपेंसेस हैं हमारे फाइनेंशियल, चाहे वो इंटरेस्ट के हैं चाहे वो प्रेफरेंस डिविडेंड के हैं, वो कवर हो जाए। प्रेफरेंस डिविडेंड में डिवाइड बाय 1 - टैक्स रेट करके निकालते थे। ठीक है, उसके बाद थ्योरीज देखी हमने, जिसमें पहली कौन सी थी? एनआई अप्रोच। बिल्कुल सिंपल था। इन अप्रोचेस में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली पढ़ाऊंगा एक क्लास लगा के आपको कि इसकी थ्योरी भी कई बार लिखने के लिए आ जाती है, तो किस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, क्या चीज़ है। हालांकि प्रैक्टिकल में थ्योरी का कोई लेना देना नहीं। क्या ये बात समझ में आती है? फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा था? एनओआई अप्रोच। मैंने आपसे कहा था कि एनओआई अप्रोच बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एमएम अप्रोच में क्या। तो अगर कोई क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है और एनओआई अप्रोच से सॉल्व करिए, तो भी वही ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं है और आपको एमएम अप्रोच से सॉल्व करना है, तो भी इसी अप्रोच से सॉल्व होगा। क्या ये बात समझ आ गई है? इसका मतलब हमने एमएम अप्रोच पढ़ ली है। कौन सी वाली? विदाउट टैक्स वाली, चाहे वर्ड एमएम लिखा हो या ना लिखा हो। क्या ये बात समझ में? उसके बाद हमने कहा ट्रेडिशनल कंसेप्ट मतलब सिंपल है, जैसे क्वेश्चन गिवन है वैसे सॉल्व कर दीजिए। बिल्कुल देसी भाषा में हमने अभी तक इस चैप्टर को किया है। आगे जो हम बात पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे? सिर्फ एमएम अप्रोच, और किसकी? विद टेक्स्ट की। और इंस्टीट्यूट अब इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन पूछता है कि बताइए आप इससे क्या समझे। क्या ये बात समझ में आई? और एमएम विद टेक्स्ट वाले में ही आर्बिट्रेज प्रोसेस का कंसेप्ट समझाया गया है। क्या ये बात समझ में? तो पहले मैं पढ़ाऊंगा खतरनाक कंसेप्ट यानी कि आर्बिट्रेज प्रोसेस वाला, फिर आपको समझाऊंगा कि एमएम अप्रोच कैसे सॉल्व करता है। क्या ये बात समझ में आती है? 1 मिनट आने का दो को चुप कर गए। नहीं नहीं नहीं, नहीं पॉज नहीं होता, गधे उसमें। मैसेज कर रहा हूँ कृष्ण को। देखिए, दो तरह की फर्म को ये लेके चलते हैं, एक होता है लिवर्ड फर्म और एक होता है अनलिवर्ड फर्म। पूरा फोकस यहाँ पे रखिएगा, वरना बार बार ये कंसेप्ट तंग करेगा और गलती से एग्जाम में आ गया तो नंबर ले जाएगा आपके। ठीक है, तो दो फर्म की हम बात करते हैं, एक होती है लिवर्ड फर्म, एक होती है अनलिवर्ड। मतलब पता है किसी को? बस, लिवर्ड फर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होता है? डेट। और अनलिवर्ड फर्म का क्या मतलब हो गया फिर? जिसमें डेट है या जिसमें डेट नहीं है। तो अनलिवर्ड फर्म ये होगा। यानी कि उनके अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर लिखूं इनका, तो वहां पर इक्विटी भी होगा और डेट भी होगा। किसके अंदर? यानी कि ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी। और एक चीज नहीं होगी, क्या? ये डैश होगा और सिर्फ इक्विटी प्रेजेंट होगा। किसके अंदर? अनलिवर्ड के। आर्बिट्रेज प्रोसेस इनिशियली ये कहता है कि देखो, जिस भी कंपनी के अंदर डेट होता है, यानी कि कौन सी फर्म? लिवर्ड फर्म, उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। स्टार्टिंग में ऐसा कहता है, हालांकि ऐसे केसेस भी आएंगे जब उल्टा होगा और इनकी मार्केट वैल्यू जो है वो कम होती है। तो वो ये कहते हैं कि आप मुझे क्या कोई ऐसा कंसेप्ट बता सकते हैं कि लिवर्ड फर्म जिसकी वैल्यू ज्यादा है, उसका कोई इन्वेस्टर दूसरी कंपनी में पैसे लगा के बराबर इनकम कमाए।
जैसे फिगर से समझाता हूँ मैं इसको, इलस्ट्रेशन। कौन से क्वेश्चन है भाई आर्बिट्रेज वाले, देखे हैं क्या? 6th से शुरू हैं। ये एमएम अप्रोच दिख रही है आपको, पहले हेडिंग एमएम अप्रोच की आएगी, उसके बाद ये कंसेप्ट समझाएंगे आर्बिट्रेज प्रोसेस का। कहाँ लिखा हुआ है आर्बिट्रेज प्रोसेस, ये रहा। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन समझाऊंगा और आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, फिर 4 से 5 क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल मुद्दा है ये। देयर आर 2 कंपनीज, पहली कंपनी का नाम क्या है? एन लिमिटेड, दूसरी कंपनी कौन है? एम लिमिटेड है। हैविंग सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका मतलब ये आर्बिट्रेज प्रोसेस की अजम्पशन है कि उनकी अर्निंग तो सेम होगी। क्या ये बात समझ में आती? आगे कितनी है? 20,000। एम लिमिटेड एक लिवर्ड कंपनी है, लिवर्ड का मतलब क्या है? एम लिमिटेड में डेट है। आगे हैविंग अ डेट ऑफ कितने के? 1 लाख एट द रेट 7%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन लिमिटेड इज 10%, और एम लिमिटेड की कितनी है? मुझे बता सकते हो एम कौन सी वाली कंपनी थी? लिवर्ड वाली। उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है? के ई पढ़ो, क्यों है ज्यादा? कि ये कंसेप्ट मैंने बताया था कि जब जब डेट आता है तो केई की जो इक्विटी शेयरहोल्डर उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, इसलिए वो रेट बढ़ा देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं इस क्वेश्चन को अपने यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, आप मुझे लिखवाएंगे इसको, जैसे लिवर्ड फॉर्म, अनलिवर्ड फॉर्म। बिल्कुल, लिवर्ड के नीचे कौन सी फॉर्म लिख दूँ, जल्दी से बताओ। तो लिवर्ड के यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एम लिमिटेड। एक सेकेंड, तो ये जो लिवर्ड फॉर्म है ये है हमारी एम लिमिटेड, और अनलिवर्ड फॉर्म है एन लिमिटेड। बताइए इक्विटी कितनी एन लिमिटेड में? क्या कुछ दिया हुआ है आपको? कौन सी चीज गिवन है, बस इतना बता दो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, ठीक है। के ई गिवन है, बताइए कितनी, जल्दी से। 10%। एक में 11.5% और एक में 10%, तो इसमें 11.5% है, और अनलिवर्ड में कितनी है? 10%। और उन्होंने क्या गिवन है बताओ? डेट गिवन है और ईबीआईटी गिवन है, यही चीजें गिवन है। डेट किस में है? पहले वाले में किस में? 1 लाख का, किस रेट से? 7%। और ईबीआईटी दोनों में कितना है? 20,000 और 20,000। अब मुझे इन दोनों कंपनियों की वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, सुनो जरा ध्यान से। क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ फर्म। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि पहले छोटी वाली कंपनी, छोटी कंपनी मतलब जिसमें डेट नहीं है, यानी अनलिवर्ड कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म अगर मैं निकालना चाहूं, मैंने कहा वैल्यू ऑफ फर्म से पहले मैं निकालूंगा उसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी, के ई गिवन था, तो कौन सी अप्रोच फॉलो होगी इसमें? नेट इनकम अप्रोच से जैसे निकालते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ठीक है। तो मैंने कहा अगर उनका ईबीआईटी मिल जाए मुझे, उसमें से माइनस इंटरेस्ट करेंगे क्या? नहीं, जीरो होगा इंटरेस्ट तो, क्योंकि वो कौन सी फर्म है? कौन सी है? अनलिवर्ड, एन लिमिटेड। एन लिमिटेड के लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आई? और मैं डिवाइड कर दूं किससे? के ई से, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगी। बताइए ईबीआईटी कितना? 20,000। ब्याज है नहीं, और के ई कितना था उसका? 10%। बताइए कितनी आएगी वैल्यू ऑफ फर्म? ये आ गई 2 लाख। ये 2 लाख वैल्यू ऑफ इक्विटी है या वैल्यू ऑफ फर्म है? क्या कहते हैं आप? मैं अनलिमिटेड की कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, ये दोनों है क्योंकि इसके अंदर डेट तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, तो अब हम करेंगे इसी कंपनी की अगर मुझे वैल्यू ऑफ फर्म भी निकालनी पड़े तो वो इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी होगा, और अमाउंट 2 लाख ही होगा। पहली वाली कैलकुलेशन में अभी तक कोई परेशानी आई आपको? नहीं। मैंने कहा ठीक है, अब जैसे मैंने एन लिमिटेड की निकाली है वैसे ही अब मैं निकालूंगा एम लिमिटेड की, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बदलेगी। अगर मैं उससे बोलूं कि वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो तो कैसे निकालेगा वो बताइए? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो ईबीआईटी कितने का था? 20,000। इंटरेस्ट 7,000 का था, डिवाइडेड बाय 11.5%, 043। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी है। क्या वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ इक्विटी इसमें बराबर होगी या अलग होगी? कैसे पता चला? डेट है, तो क्या ऐड कर दूं वैल्यू ऑफ इक्विटी में? वैल्यू ऑफ डेट ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। इसका मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी अभी अभी जस्ट मैंने निकाली 1,13,043, और डेट कितने का था? 1 लाख का, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई। बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा है? इसका मतलब यहां पर जो मार्केट वैल्यू है, इधर मैं लिख देता हूं इसको,
यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा है। कितनी आ गई मार्केट वैल्यू? पहले वाले की कितनी आई? 2,13,043 चल रहा है उस पर, और दूसरे वाले में कितना आया? 2,00,000। तो कौन सा इन्वेस्टर, तो मैंने आपसे कहा है कि हमेशा वो इन्वेस्टर जाएगा उस कंपनी से जिस कंपनी में ज़्यादा वैल्यू है। तो इसका मतलब यहाँ से एक इन्वेस्टर को उठाएंगे और दूसरी कंपनी में लेके जाएंगे, और हमें एक जादू दिखाना है। उसमें क्या जादू दिखाना है कि हम यहाँ से एक इन्वेस्टर को उठा के ले जाएंगे, मान लीजिए जिसने 10% शेयर्स खरीदे होंगे, 10% शेयर होल्डिंग, वो दूसरी कंपनी में जाएगा, 10% शेयर होल्डिंग बेच के कमाई भी उतनी ही कर लेगा जितनी यहाँ पर कर रहा था, और सरप्लस फंड्स भी बच जाएंगे उसके पास। ये कंसेप्ट है, मतलब इसलिए लेके जा रहे हैं उसको। क्या ये बात समझ में आती है? तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति को पहले क्वेश्चन ने पूछ लो कितने परसेंट वाला बोला है, कंप्यूट द आर्बिट्रेज प्रोसेस, और परसेंटेज नहीं बताया उन्होंने। क्या बोला है? नहीं। तो मान लीजिए कितने परसेंट से निकाला है, चलो हम अपने परसेंट से निकालेंगे। हमने कहा 10% से सॉल्व करेंगे इसको। हम आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे काम करती है, अभी तक कोई परेशानी आई आपको? वैल्यू ऑफ फर्म निकालने में जैसे पहले निकालते थे वैसे निकाला। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस अब शुरू होगी, जिसमें एक शेयर होल्डर 10% शेयर होल्डिंग सेल कर देगा। किसकी बताओ? ऑफ लिवर्ड फर्म, यानी कि लिवर्ड फर्म कौन सी है? एम लिमिटेड, लिवर्ड फर्म। एंड देन इन्वेस्ट करेगा किस में? अनलिमिटेड, मतलब कौन सी फर्म? अनलिवर्ड फर्म। उसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य वो सेम अर्निंग कमाना चाहता है, और दूसरा उद्देश्य ये है कि उसके पास सरप्लस फंड्स भी बच जाएं। अब ये कैसे जादू होगा अभी देखते हैं। क्वेश्चन पे आए हम वापस, हालांकि क्वेश्चन ने तो ढंग से नहीं किया, हम आए अपने क्वेश्चन पे वापस। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वाले को मैं बेचना चाह रहा हूं, कौन सी कंपनी के? एम लिमिटेड के। तो इसकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है? शेयर होल्डर को बेचना चाह रहा हूं मैं, तो इसका मतलब इसका 10% हिस्सा मैं बेचना चाह रहा हूं। तो 1,13,043 का मैं शेयर होल्डिंग बेचना चाहता हूं। तो एम लिमिटेड के जो शेयर्स है, शेयर होल्डिंग है, वो कितनी है टोटल? 1,13,043। इसका कितने परसेंट ले जाना बेचना चाहता हूं मैं? 10%। तो कितना आ जाएगा? 11,304 अप्रॉक्स। हमने इतना अमाउंट लिख लिया, और अजम्पशन उसकी ये होती है कि जितने शेयर होल्डिंग, क्योंकि इस कंपनी में क्या तुम्हारे पास डिबेंचर्स भी थे? अगर इस कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, मान लीजिए उसके पास डिबेंचर्स भी थे, तो अज्यूम ये किया जाएगा कि तुम्हें मार्केट से डिबेंचर भी उधार लेने पड़ेंगे उतने ही परसेंट के। तो मैंने शेयर होल्डिंग का कितने परसेंट हिस्सा बेचा है, तो मुझे डिबेंचर भी कितने परसेंट लेने पड़ेंगे? 10%। और पूरे परसेंटेज कितने हैं? 1,00,000। तो मैं 1,00,000 के डिबेंचर और लूंगा मार्केट से डेट। ये इक्विटी शेयर है, थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन 2 क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा और तब आप कहेंगे कि हाँ ठीक ठाक है। डेट मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए ताकि हम अर्निंग्स देख रहे हैं कि मैं इस कंपनी से अपनी शेयर होल्डिंग बेचूं और दूसरी कंपनी में लगा दूं, बराबर जो अभी मेरी इन्वेस्टमेंट है उससे बराबर इनकम कमाऊंगा, प्लस पैसे भी जेब में बच जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, मेरे 1,00,000 रुपए लगाए हुए हैं और मुझे 15,000 का रिटर्न देती, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपसे पैसे निकाल के आपकी कंपनी में लगा दूं, 95,000 की इन्वेस्टमेंट होगी और ये मुझे सेम रिटर्न दे रहे हैं, तो मेरा क्या फायदा हुआ? एक तो सेम रिटर्न, और दूसरा 5,000 रुपए की जो सेविंग है। क्या ये बात समझ में? अब मैंने कहा ठीक है चलो, डेट का 10% निकालो, मुझे कितने का ब्याज लेना पड़ेगा, कितने का डेट लेना पड़ेगा? 10,000। तो मैंने इक्विटी शेयर भी देख लिए और डेट भी देख लिए, तो बताओ मेरे पास टोटल फंड्स इस टाइम कितने अवेलेबल हैं? टोटल फंड्स अवेलेबल कितने हैं? 21,304। मैंने उस कंपनी से कितने परसेंट शेयर होल्डिंग बेची है? 10%। तो दूसरी कंपनी में भी कितने परसेंट खरीदूंगा? 10%। तो मैं गया, मैंने कहा भाई साहब इक्विटी वालों अपनी शेयर होल्डिंग दो मुझे, तो उन्होंने अपनी वैल्यू कितनी बताई? 2,00,000। तो मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट इन 10% शेयर, इन्वेस्टमेंट इन 10% शेयर्स किसके? ऑफ एन लिमिटेड। अब बताओ कितने के हैं? 2,00,000। 10% अगर कर दूं तो कितना आ जाएगा? 20,000। इसका मतलब इस कंपनी से मैंने 10,000 रुपए के अपने शेयर्स बेचे, मार्केट से 10,000 रुपए 10% के शेयर बेचे, और मार्केट से 10,000 का उधार भी लिया, और इस कंपनी में 10% पैसे लगा दिए मैंने, लेकिन मेरे पास अभी फंड्स अवेलेबल हैं। अब आप बोलोगे जरा अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी आपने उधार भी लिया तो उस पर ब्याज भी जाएगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि सरप्लस फंड्स कितने बच जाएंगे? 1 बजे
सरप्लस फंड्स अवेलेबल 1304। अब उद्देश्य ये है कि मेरे पास ये पैसे तो बच चुके हैं, उस कंपनी में मैंने कितने पैसे लगाए हैं, उस कंपनी में 20,000, कितने पैसे लगाए हैं 20,000। तो जो पैसा पूरे इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा होगा तो वो कौन सा पैसा है वहां पर बताओ, ईबीआईटी वाला इक्विटी वालों को मिल रहा होगा, या फिर ईबीआईटी और इंटरेस्ट वगैरह सब माइनस करके जो पैसा मिलता है वो इक्विटी वालों को मिलता है। क्यों? क्योंकि ब्याज उसमें है ही नहीं, इसलिए जो पैसा हमने यहां पर निकाला था ना ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, कौन से वाले में, अनलिमिटेड में, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मतलब नेट इनकम निकाली थी मैंने फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और तभी उससे डिवाइड करके वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला था मैंने। तो इसका मतलब कमाई कितनी है उस कंपनी में, 100% इक्विटी शेयर होल्डर्स की कमाई कितनी है, 2 लाख। अब मैंने कितने परसेंट शेयर्स खरीदे हैं इसमें, 10%, तो मुझे कितनी अर्निंग मिलेगी, अर्निंग इन अनलिमिटेड कितना, 10% ऑफ नेट इनकम, यही मिलेगा क्योंकि मैंने इतने की ही शेयर होल्डिंग खरीदी है। तो 10% ऑफ नेट इनकम मतलब नेट इनकम कितनी थी, 2 लाख, और इसका 10% करेंगे तो मेरी अर्निंग कितनी हो जाएगी, 20,000। जब मैं उस कंपनी से, मैंने कहा भाई साहब नहीं 20,000, सॉरी 20,000 थी ना, 20,000 था, 2 लाख नहीं था, 2 लाख तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी थी, 20,000 का ईबीआईटी था ना, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट वगैरह कुछ माइनस नहीं हुआ, और इसका 10% करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, 2,000। तो अर्निंग मुझे जो उस कंपनी में मिल रही है वो कितने की मिल रही है, 2,000। क्या ये बात समझ में? अब मैंने कहा रुक जाओ जरा, इस 2,000 की अर्निंग के लिए क्या मैंने कोई बाहर से पैसे भी उधार लिए, कितने पैसे उधार लिए, 10,000, तो मैंने कहा माइनस कितना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो मैंने मार्केट से लिए थे। कितने डिबेंचर्स लिए थे, 10,000 के डिबेंचर्स लिए थे, जिसका रेट कितना है, 7%, तो मतलब कितने पैसे चले जाएंगे, 700 रुपये। तो मेरी जेब में अनलिमिटेड में इन्वेस्ट करने के लिए अर्निंग कितनी होगी, चलो ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब अगर ये ही अर्निंग मुझे अनलिमिटेड में हो रही हो 1300 की ही, तो मुझे क्या फायदा मिला, जो सरप्लस फंड्स बच गए। अब देख लेते हैं कि जब मैंने वहां से पैसे बेचे तो क्या मुझे सच में 1300 का ही फायदा हो रहा था, देखते हैं। 20,000 माइनस 7,000 कितने पैसे बचे, तो नेट इनकम इन एम लिमिटेड कितनी थी, 13,000। अगर मैं उस कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर हूं तो मुझे नेट इनकम मिल रही होगी। अगर मेरे पास 100% शेयर्स होते तो मुझे पूरे पैसे कितने मिलते, 13,000। मेरे पास कितने परसेंट शेयर्स थे, 10%, तो उस 10% के बदले मुझे उस कंपनी में कितने पैसे मिल रहे थे पहले से, 1300। कितने मिल रहे थे, 1300। मैं वो 1300 की कमाई छोड़ के 10% शेयर होल्डिंग उठा के मार्केट से ब्याज उठा के मिला के मैंने लगा दिए एन लिमिटेड में, और एन लिमिटेड ने मुझे बराबर की इनकम दी 1300 रुपए की। मैंने ब्याज भी हटा दिया, तब भी मुझे कमाई कितनी मिल रही है, 1300 रुपए। तो मैं वहां से एक सपना लेके चला था जो यहां पर पूरा हो गया कि मेरी कमाई भी बराबर हो जाए और मेरे पास सरप्लस भी बढ़े। अभी एक बार में समझ में आने वाला कंसेप्ट है नहीं, पहले ये समझ में आया। सरप्लस वाले का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा भी कर सकते हैं हम 21,304 को ही लगा दें इस कंपनी में, तो मेरी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी बस। क्या ये बात समझ में है? लेकिन हमारा तो अजम्पशन यही है। कौन सा इंटरेस्ट माइनस किया वो तो आएगा ही ना, फंड्स अवेलेबल। मुझे 10% शेयर होल्डिंग खरीदनी है उस कंपनी में और 2 लाख की वैल्यू है, तो मेरे पे क्या 11,000 से उसकी 10% आ जाएगी? उसके लिए तो 20,000 के फंड्स चाहिए ना मुझे, इसलिए मैंने उधार लिया है मार्केट से। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? देखो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको, लेकिन एक अलग परसेंटेज से। इस बार मैं 20% के इफेक्ट दिखा रहा हूँ, 20% आर्बिट्रेज। मतलब कितने परसेंट शेयर होल्डर उठेंगे यहाँ से, 20%, और उधर कितने चले जाएंगे, 20%। अब सुनो जरा ध्यान से, पहले तो एक चीज जरा ध्यान में रखना जो मैंने यहाँ अलग से नहीं दिखाई आपको, कि इस क्वेश्चन की जो नेट इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो कितनी है, 20,000, ठीक है। और इस क्वेश्चन की नेट इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी है, 13,000। इसका मतलब अगर मैं 13,000 वाली कंपनी में से किसी 20% शेयर होल्डर वाले को लेके जा रहा हूं, तो जो पूरे शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कितनी मिलती है, 13,000 पूरे शेयर होल्डर्स को। अगर मैं इसमें से 20% शेयर होल्डर्स निकाल रहा हूं, अपने शेयर्स निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब कितनी इनकम छोड़ रहा हूं मैं, 2600। इसका मतलब मैं क्या सपना ले रहा हूं कि उस कंपनी में जाऊंगा और 2600 मिलेंगे प्लस सरप्लस बच जाएगा। इस सपने के साथ मैंने क्वेश्चन को शुरू किया। देखिए मैं सबसे पहले कर रहा हूं कि सेल कर रहा हूं अपने शेयर्स
इन एम लिमिटेड, एम लिमिटेड के शेयर्स को मैं बेच रहा हूँ ऑफ एम लिमिटेड। अब एम लिमिटेड के शेयर्स को बेचने के लिए मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड के इक्विटी पता होने चाहिए। अर्निंग अलग होती है, शेयर होल्डिंग बेचूंगा तो अर्निंग में से बेचूंगा या मार्केट वैल्यू में से? मार्केट वैल्यू में से। तो मैंने कहा एम लिमिटेड जरा अपने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बताओ। तो मैं यहाँ पर आया, कितना आया? 1,13,043। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अपना हिस्सा दो 1,13,043। मैंने कहा मैं चला अपनी 20% शेयर होल्डिंग लेके यहाँ से। 22,608। मैंने कहा क्यों ना मैं इसी पैसे को वहां पर लगा दूं। मैंने वहां से 20% निकाले, वहां खरीद लेता हूँ 20%। मैंने कहा जरा देना अपने 20%। कान पे मारेंगे, बताओ क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, और उनका 20% करने के लिए मुझे क्या चाहिएगा? इसका मतलब एक्स्ट्रा पैसे चाहिए मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं परसेंटेज सेम रखता हूँ। अगर वहां से 20% पे बेचा है तो मार्केट से भी क्या लूंगा मैं? डिबेंचर्स। मैं ये डिबेंचर्स क्या कर रहा हूँ? ले रहा हूँ, ठीक है, रेज कर रहा हूँ, डिबेंचर्स रेज कर रहा हूँ मैं। मैंने ले लिए डिबेंचर्स, कितने के? 1,00,000 के उस कंपनी में थे, और उसी के इक्विवेलेंट परसेंटेज का मैंने ले लिया है यहाँ पर। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 20,000। अब ये क्या बचा मेरे पास, बताओ? टोटल फंड्स अवेलेबल है जिसे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। टोटल फंड्स अवेलेबल कितना बचा? 42,608। लेकिन मुझे अगर इन्वेस्ट करना है कौन सी कंपनी में? एन लिमिटेड में। कितने परसेंट खरीदने हैं उसके? 20%। और मार्केट वैल्यू कितनी है? 2,00,000। तो 2,00,000 का 20% अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, लेस इन्वेस्टमेंट इन 20% शेयर्स ऑफ एन लिमिटेड। क्या ये बात समझ में? कितना होगा बताइए? 2,00,000 टोटल है, 20% लगाऊंगा तो इसका मतलब 40,000 की मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद मेरे पास क्या बच जाएगा? सरप्लस फंड्स अवेलेबल। कितना? 2,608। अब मेरे दिमाग में एक सपना लेके चला था मैं वहां से कि मेरे पास एक्स्ट्रा फंड्स भी बच जाए और कितने की कमाई हो जाए? 2,600 की, जिसमें से एक सपना तो पूरा हो गया, क्या? सरप्लस फंड्स भी। लेकिन अगर अब मेरे पास 2,600 की कमाई अगर हो जाए तो मजा ही आ जाए। क्या ये बात समझ में? तो मैंने कहा चलो देखता हूँ। मैंने कहा जरा, मैंने तुम्हारे पास पैसे लगाए हैं, तुम्हारी अर्निंग का 20% ऑफ नेट इनकम मुझे मिलेगा इन किसमें? एन लिमिटेड में, एज अर्निंग्स। पहले ये चीज समझ में आई? भाई तुम्हारे मैंने 20% शेयर्स खरीदे हैं, तो अपनी नेट अर्निंग का 20% दोगे या नहीं दोगे? बताओ उनकी नेट अर्निंग्स कितनी थी? 20,000। ये मैंने लिखा हुआ है नेट इनकम। अनलिमिटेड की ही बात करूं तो 20,000 का कितने परसेंट मिलेगा मुझे? 20%। तो मुझे 20,000 का 20% मिलेगा, और कितनी अमाउंट मिल जाएगी? 4,000। क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं? ये मिल तो गए मुझे, लेकिन क्या मैंने उधार भी लिया है? क्या मैंने उधार भी लिया है? कितने का उधार लिया था? 20,000 का। तो मैंने कहा माइनस मैंने जो उधार लिया था बाहर वालों को, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी मुझे ऑफ डेप्ट। कितने का उधार लिया था? 20,000। और रेट वही रहेगा मार्केट में, कितने परसेंट? 7%। बताओ कितना हुआ? 1,400। तो बताओ अर्निंग कितनी बची? तो ये आपकी अर्निंग्स होंगी इन एन लिमिटेड। जी, अगर आप पूरे पैसे इन्वेस्ट कर देंगे तो। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 36। मुझे ऐसे अच्छा लगता है। आप वहां से निकालेंगे फ्रैक्शन में आएगा, वो पसंद नहीं है भाई साहब। जितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है उतना करेंगे, बाकी बचा लेंगे, क्या दिक्कत है? कौन? अर्निंग्स अगर नेगेटिव में आ गई तो एमएम अप्रोच को मार देंगे, जो ऑलरेडी मर चुका है। एमएम भाई साहब, मोदी गिलानी मिलर, उसने कहा था कि पॉजिटिव ही आएगा। पहले ये चीज समझ आई या नहीं आई? नहीं आएगा। नहीं, हमने नहीं गलत किया। हाँ, आपने गलत किया, मतलब वो एमएम अप्रोच का क्वेश्चन गलत तरीके, कोई ना कोई स्टेप गलत हुआ है। हाँ जी, हाँ, उस फॉर्म में नहीं जाएगा। नहीं, उस फॉर्म में नहीं जाएगा। उस फॉर्म, जिस फॉर्म में ऑलरेडी वैल्यू ज्यादा है उस फॉर्म से निकल के दूसरी फॉर्म में जाएगा। इसमें आगे एक क्वेश्चन भी है जिसमें अनलिवर्ड फॉर्म की वैल्यू ज्यादा है, और लिवर्ड फॉर्म से उसकी कैलकुलेशन कैसे हो वो भी समझाऊंगा। पहले ये समझो। अभी तो यही समझ में नहीं आएगा 10% 20%, कभी अर्निंग का कर रहे हैं, कभी इक्विटी शेयर का कर रहे हैं, कभी डिवेंचर का कर रहे हैं। ये थोड़ा सा समझने वाला केस है कि क्यों कर रहे हैं, तो फिर आपको डाउट नहीं आएगा। आया? सारे मतलब जैसे अभी 10 पे निकाला 20 पे निकाला तो उन सब पे निकालेंगे तो सब पे पॉजिटिव आएगा। हर किसी पे कितने भी परसेंट पे निकाल लो आप, 5%,
7%, 15%, चलो मैंने आपसे कहा 15% में निकाल के दिखाओ मुझे, क्वेश्चन सेम है आपके सामने। परसेंटेज क्वेश्चन में भी हो सकता है, और कुछ नहीं बोला तो आप किसी भी परसेंटेज पे दिखाइए, हमेशा इफेक्ट तो वही आएगा। पंद्रह परसेंट, या एक सेकंड रुको, पहले उन्होंने कितने पे निकाला है वो चेक कर ले एक बार। हमने 2% पे सॉल्व किया है, 10 और 20 पे। 10 पे निकाला है। 10 पे हमारी जो इनकम थी वो कितनी आई थी, 1300 रुपये, याद है आपको? 1300 की इनकम और सरप्लस इन्वेस्टमेंट। एक बार इनकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। मार्केट वैल्यू तो जैसे इन्होंने निकाली वैसे हम भी निकालेंगे, सेम ही है वो तो। इधर देखो जरा ध्यान से एक बार, इफ यू हैव, इधर समझिए, 10% शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड, यानी जिनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा थी, योर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर 10% की कितनी होगी, 11,304, और रिटर्न भी कितनी होगी, 10%। किसका? नेट इनकम का। इक्विटी में हो ना आप, हाँ हाल उसमें है नहीं कुछ, लेकिन बोलना नेट इनकम ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप अपनी इनकम छोड़ के जा रहे हो कितने की, 1300 रुपये, तो वहाँ 1300 की इनकम बचे तब मजा आए, ठीक है। तो आपने जब 10% लिवर्ड फर्म के बेच दिए हैं और बोरो कर रहे हो 10% फर्म के डेट को भी, तो क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा अनलिवर्ड फर्म के स्टॉक में। और जब इन्वेस्ट करेंगे तो हम दोनों अमाउंट लगा देंगे, और आपके पास उसमें से 20,000 की इन्वेस्टमेंट बाकी है, जिसमें आपका सरप्लस फंड्स बच जाएंगे, और जिसमें उनकी नेट अर्निंग्स का 10% आपको मिलेगा। यानी कितना अमाउंट है, 1300, और सरप्लस भी बच गया। कैसे इन्होंने किया वो छोड़ दीजिए, आपको समझ में आ गया पक्का, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसे करा तो जिसमें हम चेक भी कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 करिए आप, 15%, 12 से समझो। कौन कौन सी कंपनी, पहले कंपनी के नाम बताओ। एल लिमिटेड और यू लिमिटेड। एल लिमिटेड का मतलब ही लिवर्ड होगा ऐसा लग रहा है, और यू का मतलब अनलिवर्ड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इक्विटी है आपके पास, वो सब छोड़िए, मुझे सीधा बताइए EBIT कितना है दोनों का, 30,000। इसमें से मैं चाहता हूं कि मैं ब्याज माइनस करूं, तो इसका सौभाग्य मुझे किस में मिलेगा, कितना, कितने का डेट है, 1 लाख का डेट है, और कितने परसेंट है, 10%। तो ब्याज मैंने निकाल दिया 10,000 का। अब आते हैं किस पे, नेट इनकम पे, नेट अर्निंग्स पे। कितनी बची, एक में बची 20,000 और एक में बची 30,000। ये अर्निंग्स बिलोंग करती हैं किसको, इक्विटी वालों को। तो मैं डिवाइड अगर कर दूं KE से, कितना है, और इसमें दोनों में सेम है, ठीक। अब हमें इससे झगड़ना नहीं है कि ऐसा क्यों सेम है। वैल्यू ऑफ फर्म बताइए टोटल, सॉरी वैल्यू ऑफ इक्विटी। इस एक में 1,60,000 है और एक में 240 है। क्या ये सही वैल्यू निकाली है हमने, आंसर इज यस। इसमें क्या ऐड कर दूं मैं, वैल्यू ऑफ डेट। कितने का डेट है और किस में है, 1 लाख का डेट है और सिर्फ लिवर्ड में है, तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ जाएगी। वैल्यू ऑफ फर्म कितनी, 2,60,000 और 2,40,000। क्या ये बात समझ में आई? अब किसकी वैल्यू ज्यादा है पहले तो ये बताओ, लिवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा है। बेचते हमेशा इक्विटी शेयर्स हैं, मालिकाना हक। इधर देखो भाई ध्यान से, तो मैंने कहा चलो मैं सेल करने चला, तो मैंने कहा सेलिंग द शेयर्स, शेयर्स ऑफ किसके, एल लिमिटेड के। कितने परसेंट क्वेश्चन ने बोला था, 15%। तो मैंने कहा ठीक है। अब मुझे डाउट ये आए कौन सी वैल्यू का 15% निकालना है, तो क्या बेच रहे हैं, इक्विटी। तो इक्विटी की वैल्यू देख लो कितनी है, 1,60,000। यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, 260 का निकालेंगे, ठीक है। 15% और 15% किसका निकालेंगे, 1,60,000 का। बताओ 1,60,000 का 15% कितना आएगा। तो इसका मतलब मैंने 24,000 के जो शेयर्स हैं वो बेच दिए हैं। अब मैं समझ रहा हूं कि 15% की इन्वेस्टमेंट मिल सकती है मुझे इसमें, कौन सी फर्म में, यू लिमिटेड में। अब देखते हैं यू लिमिटेड में 240 का 15% करिए कितना आएगा, क्योंकि इसकी इक्विटी की वैल्यू भी यही है और ये भी तो ओवरऑल तो 36 है। क्या इस पैसे से मेरा कुछ हो पाएगा, नहीं। तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, जितने परसेंट की शेयर होल्डिंग मैंने ली है उतने ही परसेंटेज का लोन लूंगा मैं। अब टोटल डेट था कितने पुराने वाली कंपनी में, 1 लाख का। तो मुझे डेट लेना पड़ेगा, डेट रेज करना पड़ेगा उसी कंपनी से, उसी लिमिटेड पे। तो डेट रेज किया मैंने 1 लाख का, कितने परसेंट, 15%। तो मेरे पास और पैसे अवेलेबल हो गए कितने, 15,000। अब मैं जब टोटल करूंगा तो क्या बोलेंगे इसे, टोटल फंड्स अवेलेबल। यहां तक बात समझ आ रही है, ठीक। 39,000। अब मैंने कहा मुझे इन्वेस्ट करना है इस पैसे को, पूरा पूरा नहीं करूंगा मैं, इन्वेस्ट करूंगा क्या खरीदने के लिए, इन्वेस्ट 50% इन किस में,
शेयर्स 50% इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है आपको, किसकी? ऑफ यू लिमिटेड। अब यू लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उसकी वैल्यू है 2,40,00,000, ठीक है, पूरे फर्म की भी वैल्यू और इक्विटी की भी, हालांकि मैं इक्विटी के नजरिए से ही देख रहा हूँ उसको, ठीक है। कितना आ जाएगा? 36,000। 36,000 की इन्वेस्टमेंट में करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्सेस फंड्स अवेलेबल, 3,000। एक्सेस फंड्स अवेलेबल 3,000। 3,000। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन शुरू करते समय मैंने ये नहीं बोला था मैं कौन सा सपना लेके चला हूं, आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा सपना लेके चला हूं मैं? अर्निंग सेम रहेगी। एक तो अर्निंग सेम रहेंगी मेरी और एक्सेस फंड्स बच जाएंगे। तो एक्सेस फंड्स तो बच गए, सपना अर्निंग्स सेम रहने का कितनी अमाउंट का है? 15% ऑफ दिस। 15% ऑफ व्हाट? नेट इस वाली कंपनी के जो भी नेट अर्निंग्स मिल रही हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसका 15%, यानी कितना? 3,000। मैं ये सपना लेके चला था। अब लेकिन मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझे 15% नेट अर्निंग्स का मिलेगा, ठीक है, इन कौन सी कंपनी में? यू लिमिटेड। यू लिमिटेड में। तो बताओ यू लिमिटेड की नेट अर्निंग्स कितनी? 30,000। तो 30,000 का कितने परसेंट मिलेगा मुझे? 15%। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं स्टेप वाइज? ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 45। इसमें से मैंने कहा भाई साहब देखो ये अमाई तो मेरी हो गई, लेकिन मैंने इसके लिए उधार ले लिया था गलती से मार्केट से, क्या मुझे उस पर ब्याज देना पड़ेगा? यस। तो 15%, सॉरी कितने परसेंट का ब्याज था? 10%। तो 1 लाख डेट पे आपको ब्याज देना पड़ेगा 10% का। 15,000 डेट पे 10%। अरे नालायक, डेट रेज किया था मैंने 15,000 का, इंटरेस्ट पे करना है मुझे। ब्याज का रेट कितना है? 10%। तो 15,000 का 10% जो कि आया 15,000। तो मैंने बाहर वाले लोगों को भी पेमेंट दे दी है। एक मैंने एडिशनल खर्चा किया था ब्याज का, मेरी इनकम तो बढ़ी लेकिन ब्याज को एक बार माइनस करके देखना है कि उसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये है मेरी नेट अर्निंग्स, किसमें? इन 3,000। यू लिमिटेड। अब आप इस बात को समझ पाए? एक एक पॉइंट फिर से क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? ठीक, ये बच्चे चेक कर लेते हैं। उन्होंने 15% पे ही निकाला है और उनके भी 39,000 थे जिसमें से खरीदा था, और उनके पास भी उन्होंने इस बार क्या किया है, उन्होंने पूरे 39,000 के खरीद लिए हैं। अब 39,000 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 12.5% को। तो उन्होंने 12.5% की अर्निंग ली, ब्याज वही रहेगा। तो एडिशनल इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देख लियो। क्या एक ही बात है दोनों? भाई 39,000 के शेयर्स खरीद लोगे तो देख लो 39,000 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके टोटल इक्विटी शेयर्स के। देखो जरा 39 डिवाइड बाय 240, 16.2। उनकी अर्निंग्स कितनी है ये देखो, अर्निंग्स नेट अर्निंग्स यू लिमिटेड की 30,000 का यही परसेंटेज निकालो। 4875 की आपको रेवेन्यू। भाई जितने परसेंट शेयर होल्डिंग में इन्वेस्ट करोगे उतने ही प्रतिशत हिस्सा मिलेगा आपको, किसमें? उनकी अर्निंग्स में। तो 4875 आपको मिलेगा क्योंकि पूरा पैसा लगा दिया आपने। अब बस ब्याज का पैसा आपको माइनस करना है, जो कि आपने लिया था 15,000 का 10%, 1500, और इस बार कमाई 3,375 हुई है। क्यों हुई है बताओ 3,375? क्योंकि मैंने 3,000 का एक्सेस फंड्स रखा नहीं अपने पास, सारा इन्वेस्ट कर दिया। ये नोट डालना पड़ेगा कि हमने एक्सेस रखा है या नहीं रखा। आप बस सॉल्व करके आ जाइए, वो एक ही बात है। क्या ये बात समझ में है? तो दोनों अप्रोच से मैंने आपको बता दिया। ये वाली अप्रोच भी समझ में है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बात मुझे पहले वाली अप्रोच बढ़िया लगती है, इसमें 2 आंसर आते हैं, कम से कम एक गलत हो गया एक सही तो हो गया, इसमें दिक्कत है। सीधा 375 के आंसर। समझ में आई बात? पक्का? ठीक है।